बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4। अब हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। इसको हमने पहला ऑब्जेक्टिव में आए देखते हैं हमने क्या पढ़ लिया था और क्या नहीं। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था कि नेसेसरी फैक्टर्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एंड कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इंशाल्लाह पिछला रिकॉल कर लिया होगा ताकि आप लोगों को अगला और पिछले में कनेक्शन नज़र आ जाए। ठीक है, मूवमेंट से क्या मतलब है जी, हमने इसमें एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहला मूवमेंट। अब मूवमेंट का क्या मतलब है मूवमेंट का मतलब है कि इसकी अहमियत इस तरह है, या हम इसको ऐसे देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो हिल नहीं सकते ना, वो अपने काम खुद नहीं कर सकते, या वो अगर कोई उनको नुकसान पहुंचा रहा हो तो वो अपनी जगह तब्दील करके या अपनी जगह बदल के अपने आप को उस नुकसान से बचा नहीं सकते। ठीक है, तो सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, वो अपने अपने बलबूते पे या अपनी ताकत से खुद ब खुद हिल सकते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने उनमें एबिलिटी रखी है। ठीक है, हम लोग हिल के, हम या जानवर हिल के क्या कर सकते हैं, फूड फाइंड कर सकते हैं, खाना पानी और शेल्टर तलाश कर सकते हैं, जो कि हमारे सर्वाइवल के नेसेसरी फैक्टर हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स। अपने अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों से वो बच सकते हैं हिलने जुलने से। जैसे अगर आपने कभी कोई देखा हो कि शेर ना हिरन के पीछे उसको ना शिकार करने के लिए उसको चेस कर रहा है, तो हिरन भाग भाग के हिल हिल के किधर किधर तक उससे बचने की, उसको एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी पकड़ा भी जाता है और नहीं भी। बहुत कम ऐसा होता है कि हिरन बच के भाग निकले, लेकिन अक्सर पकड़ा जाता है। तो ये है मूवमेंट का फ़ायदा कि हम लोग भाग के जितनी हद तक हो सके, या अगर जानवरों की किस्मत में लिखा है बचना तो वो बच जाएं, और अगर नहीं है तो वो फिर पकड़े जाएं। क्योंकि अगर पकड़े जाएंगे तो इसमें वो ही होगा ना कि अल्लाह ताला ने सबका लाइफ साइकिल बनाया है, सब उसके हिसाब से चलेंगे। इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड ये सारे सिस्टम्स हैं, तो अगर ये ऐसे ही चलेंगे तो ही तो दुनिया का निज़ाम सही रहेगा। Different groups of animals make different types of movement depending on their body structure and habitat। अब देखें, अगर एक हाथी है तो उसको पर लगा दें तो वो उड़ने तो नहीं लग जाएगा, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है। उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने उसकी मूवमेंट का सिस्टम बनाया है, या उसके मूवमेंट का तरीका बनाया है। उसकी बॉडी को उसकी मूवमेंट और उसकी बॉडी वेट के हिसाब से ही मूवमेंट के लिए पाँव दिए हैं। अब आप हाथी के पाँव देखें, वो हाथी की टांगें कितनी भारी भरकम होती हैं और हिरन की कितनी स्लिम स्मार्ट सी होती हैं, थिन होती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर फिश को हम पर लगा दें तो पानी उसका मस्कन है ना, उसने पानी में रहना है, तो वो वहाँ पे उसके लिए मुश्किल होगी। और अगर हम कैंगरूज को जो है वो फिन्स दे दें तो वहाँ पे उनको तो फ़ायदा कोई भी नहीं ना होगा, उनके लिए तो नुकसान ही है, क्योंकि वो जब अपने आप को बचाने के लिए शेल्टर फूड वाटर के लिए हिल नहीं सकेंगे तो एट दी एंड उनकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अल्लाह ताला ने हर किसी को उसके रहन सहन के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उसके एडेप्टेशंस के हिसाब से उसको बॉडी पार्ट्स या मूवमेंट के लिए बॉडी पार्ट्स दिए हुए होते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल है हमारे पास ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ में क्या है कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स है। सिर्फ एनिमल्स ग्रो नहीं करते, हम इंसान भी ग्रो करते हैं, तो ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एनिमल्स किस तरह ग्रो करते हैं। जब एनिमल्स के बच्चे होते हैं या वो छोटे होते हैं अभी, तो उनको अगर वो शिकार करने वाले जानवर है तो उनको शिकार करना नहीं आता। अगर वो दाना पानी ढूंढने वाले परिंदों जैसे जानवर है तो उनको वो ढूंढना नहीं आता। अगर इंसानों के बच्चे छोटे हैं तो उनको बोलना नहीं आता, अपनी तकलीफ बीमारी बतानी नहीं आती, अपनी ज़रूरत महसूस करके उसको पूरा करना नहीं आता, सेटिस्फाई करना नहीं आता। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता के सारी ज़िंदगी कोई जानवर या कोई बच्चा दूसरों पे डिपेंडेंट रहे, इससे बेहतर ये होता है कि वो उसको अल्लाह ताला उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता खसूसियात डालते हैं कि वो पहले अपना खाना तलाश करने के काबिल होता है, फिर खाना खाना सीखता है, फिर उसमें उसको टेक्निक्स पता चलती हैं कि मैं इसको यूँ करूँगा तो ये मेरे लिए ऐसे बेहतर है, और इसको यूँ करूँगा तो ये मेरे लिए ऐसे बेहतर है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज उनमें ग्रोथ के ज़रिए उनमें ये सारे
काम जो हैं वो होते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स में है रिप्रोडक्शन, यानी कि जो जानवर है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। उनके पहले वो बच्चे होते हैं, फिर वो उससे बड़े होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर इस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते जाते हैं, उनकी तादाद बढ़ती जाती है और उनमें तब्दीलियां भी आती हैं इस तरह से। अच्छा, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स, plants भी, humans भी और animals भी give birth to their young ones. If they don't reproduce, there would be no living species. अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक है जो अल्लाह ताला ने जानवरों में, इंसानों में और प्लांट्स में, पौधों में रखी है कि वो यंग वंस को उनको बर्थ देते हैं और फिर वो छोटे बच्चे बड़े होते हैं और आगे से यही सिस्टम चलता रहता है। अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो वो जो स्पीशीज़ हैं या वो जो किस्म है, वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो दुनिया में एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर जानवर का, हर इंसान का, हर पौधे का दुनिया में एक मकसद रखा है, एक काम रखा है जिसके लिए उसको यहाँ पर भेजा है। इंसानों का काम क्या है? अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी। प्लांट्स का क्या काम है? ऑक्सीजन इनहेल करना, हमें कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना और इन रिटर्न हमें ऑक्सीजन देना, जिससे बाकी इंसान और काम चल सकें, ज़िंदा रह सकें। और ये चिकन्स का और इस तरह के जानवरों का भी मुख्तलिफ काम है, ठीक है। जो कार्निवोर्स हैं उनका काम ये है कि वो उन जानवरों को खा के ख़त्म कर दें कि जिनके मर जाने से और पड़े रहने से दुनिया, मतलब माशरे में, माहौल में ताफुन वगैरह बढ़ेगा। और इन का क्या काम है? मुर्गियों का और चिकन्स का, इस किस्म के जानवरों का क्या काम है कि वो ज़मीन में से कीड़े वगैरह और इस तरह की चीज़ें खा लें ताकि वो ज़्यादा बढ़ के इंसानों को और हमारी फसलों को, हमारे घरों को, हमें नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। अच्छा, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर जब वो बढ़ जाते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइफ साइकिल में क्या होता है, एक जो है ना बच्चा, चाहे वो मुर्गी का बच्चा हो, चूज़ा हो, या फिर प्लांट का बच्चा हो, या फिर इंसानों का बच्चा हो, वो बड़ा होता है और फिर अपने पेरेंट्स की तरह उसमें जो है वो खसूसियात भी होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, और वो उसी तरह ज़िंदगी गुजार के आखिरकार मर जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं लाइफ साइकिल, जो कि चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। अभी जो लाइफ साइकिल है 3 स्टेजेस पे डिपेंडेंट होती है, प्री बर्थ स्टेज, यंग एंड एडल्ट, ठीक है। बट सम एनिमल्स हैव अ कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, लेकिन कुछ जानवरों का जो है वो कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है, मतलब कि उसमें थोड़ी सी मुश्किलात तो नहीं कहेंगे, उसमें थोड़ी सी बारीकियाँ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। दे चेंज देयर अपेरेंस अलॉन्ग विद देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड पास थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। वो जो हैं अपनी अपेरेंस, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आहिस्ता चेंज करते रहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर। किसी भी हिस्से में जब जो अल्लाह ताला ने उनका हिस्सा डिसाइड किया होता है, उसमें वो अपनी अपेरेंस चेंज कर लेते हैं। उनको एक सीरीज़ ऑफ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, यानी कि ये नहीं है कि वो अंडे से चूज़ा निकला है तो उसके बाद उसने बढ़ना ही है, वो उसमें चेंजेस उसके बढ़ने के हिसाब से आते रहेंगे, नहीं। उनकी बाकी ज़िंदगी में और भी कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे बटरफ्लाई है ना, वो जब हैच करती है अपना एग, तो उसके कुछ दिन बाद वो एक और क्रिसालिस में चली जाती है, उसके बाद भी उसको निकल के सूखना है और फिर उसके बाद उड़ना है, उसको उसमें भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन देखें, जो चूज़ा अंडे से निकलता है उसके कुछ अर्से बाद ही उसने बिल्कुल वैसे बस खाना है, पीना है और बढ़ते जाना है, और उसका कोई काम नहीं है। रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स वाला टॉपिक मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसके होमवर्क क्वेश्चन देखें। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल हमने क्या पढ़ी? मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ड्रॉ लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन। आपने एक हैन का लाइफ साइकिल बनाना है जिसमें ये ऑल 3 स्टेजेस हो, एग, चिक एंड हैन। द चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम एन एग टू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो चेंज होता है बॉडी स्ट्रक्चर में एक अंडे से निकले हुए चूजे का और बाकी एडल्ट्स का, उसको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस की भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने पीछे थोड़ा सा पढ़ा था।
अब हम देखते हैं जी मेटामॉर्फोसिस की दो टाइप्स कौन सी हैं। एक है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। जैसे एक फ्रॉग है, वो चार पार्ट से गुजरता है, 4 स्टेजेस से गुजरता है। पहले वो एग होता है, फिर उसको हैच करके टेडपोल निकलता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा होकर फ्रॉगलेट बनता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा होकर एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बिकॉज इट कंप्लीट्स ऑल 4 स्टेजेस। ये एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है क्योंकि ये 4 स्टेजेस पूरी करता है। Best example observed in a life cycle of a frog that shows how the physical features of frog change at every stage। अब ये हमारे सामने सबसे वाज़ेह साइकिल है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इसको एक और टाइप के तौर पे पढ़ रहे हैं कि उसकी जो है ना बॉडी में वाज़ेह चेंज आते हैं। जब वो टेडपोल होता है तब उसकी टेल होती है, लंबी होती है निस्बतन, और फिर उसकी टांगे नहीं होती, ना आगे वाली ना पीछे वाली, और उसके पास गिल्स होते हैं जो हमें इस पिक्चर में नज़र नहीं आ रहा। जब वो टेडपोल होता है उसके पास गिल्स होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है ना तो उसके पास फिन्स आ जाते हैं, फिन्स कह रही हूँ, उसके पास लंग्स आ जाते हैं, क्योंकि पहले वो पानी के अंदर, कुछ किस्में जो होती हैं ना फ्रॉग्स की, वो पानी के अंदर अंडे देती हैं, पानी के अंदर हैच होके बाद में बाहर आते हैं पानी से। तो जितना अरसा उन्होंने पानी के अंदर रहना होता है, अल्लाह ताला उनके अंदर गिल्स रख देते हैं उतने अरसे के लिए, और जब उन्होंने बाहर आना होता है तो अल्लाह ताला उनकी गिल्स को लंग्स से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनके ये है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बिकॉज इट हैज़ ऑल 4 कंप्लीट स्टेजेस। तो अब आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ना है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अ ग्रासहोपर पासेस थ्रू 3 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल: एग, निम्फ एंड एडल्ट, ठीक है। इट इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बिकॉज इट डज नॉट हैव अ 4th स्टेज ऑफ लाइफ इन इट्स साइकिल। ये है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बिकॉज उसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें 4 स्टेजेस नहीं है, एज अ फ्रॉग। उसके पास है सिर्फ 3 स्टेजेस। तो जो 3 स्टेजेस वाले होते हैं, जो 3 स्टेजेस वाले एनिमल्स होते हैं उनकी होती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, और जो 4 स्टेजेस वाले होते हैं उनकी होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब ये देखें कितनी बारीक सी चीज़ है, लेकिन ये एक कंप्लीट डिफरेंस डेवलप करती है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की एग्जांपल में है टर्माइट, जिसको दीमक कहते हैं, ग्रासहोपर एंड ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई जो है हमारे यहाँ आम पाए जाने वाला एक कीड़ा इंसेक्ट ही होता है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारी ज़मीन पे, हमारे पाकिस्तान में भी और बाकी ज़मीन पे भी जंगलात कटने की वजह से जंगली हयात कम हो गई है। मतलब ये सारी जंगली एनिमल्स तो हैं ही, सारी जंगली हयात एनिमल्स तो इस जो हमने एनिमल्स अभी पढ़े हैं ना, वो घर पे रखने वाले तो नहीं हैं। घर पे रखने के लिए होते हैं पेट एनिमल, जिसमें है काऊ, शीप, गोट और इस तरह से, ठीक है, जो हम जिनकी चीज़ों से हम डायरेक्टली फ़ायदा उठाते हैं। अब हमें घर में फ्रॉग को रख के क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने जो उसका लाइफ साइकिल, जो उसके लाइफ के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, उस वो कंप्लीट करेगा, वो ही सही होगा ना। अब हमें घर में, कुछ लोगों को शेर बहुत पसंद होता है, लेकिन शेर को घर में रख के हमें क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। या वो हमें खा जाएगा या हम डर के उसको मार देंगे। तो वो अब उसको खाना भी नहीं प्रॉपर मिलेगा, उसको खुली जगह नहीं प्रॉपर मिलेगी, उसको अपने बाकी शेर के ग्रोह को प्राइड कहते हैं ना, तो उसको अपने बाकी प्राइड के साथ रह के जो काम करने थे वो उसको नहीं करने को मिलेंगे। तो आखिरकार वो तंग आके या वो सारी जगह से रह के जो है वो मर भी जाएगा, और वो अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर से कमज़ोर हो जाएगा, या उसमें और बीमारियां डेवलप होने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये जानवरों को घर पे रखना या जानवरों की जिम्मेदारी खुद लेना, ये बहुत बड़ा काम है। और अगर कोई ऐसा है ना कि जिसकी वजह से किसी जानवर को तकलीफ़ पहुंचे है, तो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि, और ख़ास तौर पे परिंदों को हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उड़ने वाले हैं जानवर, उनको खुली फ़िज़ा चाहिए, हवा चाहिए, वो अपना खाना खुद ढूंढ के लाएँ, वो बाकी काम खुद करें। तो इस तरह से जिस जानदार की, जिस चीज़ की जो जगह है ना, उसको उस जगह पे रखना हमारी उनसे मोहब्बत का इजहार होता है, ना कि उनको उनको तकलीफ़ दे के उनकी नॉर्मल लाइफ साइकिल से हटा देना, ठीक है।
अब हमारे यहाँ बहुत सी स्पीशीज़ हैं जानवरों की जो कि एक्सटेंट हो गई हैं। हमारे पाकिस्तान में हमें बहुत ज़्यादा लायंस नहीं मिलते क्योंकि हम लोग उनको इल्लीगल हंट कर देते हैं। और भी बहुत से जो जानवर हैं, एक तो उनके कम होने में ज़्यादा जो है ज़्यादा बड़ी रीज़न है वो है हमने कि एक मुल्क में ना 5% जंगलात होते हैं, या बहुत इस हमारे यहाँ सिर्फ 5% रह गए हैं, वरना 20% 25% जंगलात एक मुल्क में होने चाहिए और उनके उसके शहरियों को एक पुरसकून सेहतमंद माहौल देने के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है वो जंगलात सिर्फ 5% रह गए हैं, जो कि और किसी की गलती नहीं है, हम इंसानों की ही गलती है। ठीक है, हमने इस बात को समझने में देर कर दिया कि जंगलात जो हैं इसकी ज़मीन को काट के अगर हम रहने लग जाएंगे तो हमारी ऑक्सीजन, हमारा क्लाइमेट चेंज, हमारे सैलाब आने से सैलाब का ना रुकना और कई कई गांव शहर बहा के ले जाना, ये सारी वजूहात जो हैं इंसान की अपनी ख़राबियों की वजह से भी पैदा हुई हैं। बेशक कि अल्लाह ताला की निशानियां भी हैं, लेकिन हमें भी इस बारे में ख्याल करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताऊं कि रैबिट्स कैन गिव बर्थ टू नियरली 100 बेबीज अ ईयर। जो जानवर है ना, रैबिट है, वो एक साल में 100 बच्चे उसके हो सकते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ जिंदा रहते हैं और बेचारे कुछ मर भी जाते हैं। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। देयर इज सो दिस इज द वे दैट देयर ऑलवेज बी एडल्ट्स टू रिप्रोड्यूस सो दैट देयर काइंड वुड नॉट बी डाई आउट। ये एक तरीका है कि इस तरह से जो हैं वो हमेशा रैबिट्स की जो क्या कहना चाहिए, रैबिट्स की पॉपुलेशन में एडल्ट्स रहते हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर सकें, जिनके और बच्चे हो सके ताकि वो ख़त्म ना हो जाएं। और रैबिट्स वैसे भी जो है वो भागने में ये इस किस्म की चीज़ों में बहुत तेज़ होता है। और आपको पता है रैबिट ना अगर कोई घर में रखे तो वो नीचे खोद खोद के कहीं का कहीं दूर निकल जाता है और वो मालिक देखता रह जाता है कि ओ भाई मैं तो इसको बंद करके गया था, ये किधर गया। अच्छा जी, तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग सा जानवरों पे सारा का सारा ही जानवरों पे चैप्टर, जिसको हमने पढ़ लिया है। अब आपने इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब आपके पास पेज नंबर 25 पे है कि नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ। जानवर है, जानवर से वो आपका सर्कल लिंक्ड है। आपने बताना कि इसकी स्टेज के इतने लाइफ्स हैं और प्री एडल्ट स्टेज की ये है, दे बोथ आर। अब इन दोनों में कंपैरिजन बता रहे हैं, कंपैरिजन नहीं, इन दोनों की सिमिलरिटीज़ को वो कवर करें कि इन दोनों जानवरों में, ग्रास होपर में और बटरफ्लाई में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। अब आपके पास पेज नंबर 26 पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। इसमें से 2-4 तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में, तो जो रह गए हैं वो अभी हम कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसमें आपने बताना है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हैज़ 4 स्टेजेस एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस डू नॉट हैज़ ओनली 3 फेसेस, इट डू नॉट हैज़ 4 फेसेस या 4 स्टेजेस। और आपने इन दोनों के एनिमल्स जो भी इस तरह से ग्रो करते हैं उनकी आपने एग्जाम्पल देनी है। 3 एग्जाम्पल्स एक साइड पे दीजिएगा ताकि आपको समझ अच्छी तरह आ सके। ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ एनिमल्स दैट शो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये बहुत मज़े का काम है, इससे आपको ही फ़ायदा होगा, आपको मज़ा आएगा कि आपने उन जानवरों की उन 2 से 3 जानवरों की डायग्राम बनानी है जो कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से बड़े होते हैं। ठीक है, जो शो करते हैं, हमें बताते हैं कि ये होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये देखो इंसानों, और आपने बटरफ्लाई और ग्रास होपर की भी बनानी है लाइफ साइकिल। और फिर आपने बताना है कि इसमें से कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किसकी है और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस किसकी है। क्या व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज़ नो वाटर ऑन अर्थ। क्या होता कि अगर ज़मीन पे पानी ना होता। तो एनिमल्स, प्लांट्स एंड एवरी लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ वुड नॉट एग्जिस्ट हेयर, क्योंकि पानी जो है वो हमारी नेसेसरी सर्वाइवल फैक्टर्स में से हैं। ठीक है, हमारे नेसेसरी फैक्टर्स फॉर सर्वाइवल में से एक क्या है, पानी, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि हम जो है 70% इससे बने हैं। दुनिया में 71% वाटर है, यानी कि पानी इतना ज़रूरी है कि 70% जो है वो अक्सर चीज़ों में हमें पानी की मिकदार मिलती है। हाउ डू वी गेट एनर्जी एंड वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम। हम एनर्जी कैसे लेते हैं। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड ऑल ऑफ दिस एनर्जी कम फ्रॉम फूड आफ्टर डाइजेशन। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे हिंट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपकी बुक पे, इनको देखते हुए, इनको लिंक्स करते हुए आपने इससे एक लाइफ साइकिल बना लेना है। मतलब इसे एक लिंक में ना सर्कल बना लेना है कि पहले पौधों से खाना पहले पौधों से खाना जानवर लेते हैं, फिर उन जानवरों को इंसान ज़िबा करके खाते हैं, या इंसान कुछ खाना जो है वो प्लांट से डायरेक्ट भी लेते हैं, जैसे सब्जियां, फल वगैरह। फिर वो इंसान ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर एनिमल से भी खाना लेते हैं, फिर सन और फूड जो है, सन जो है वो हमारे फूड यानी कि प्लांट्स को रेडी करता है। सनलाइट भी चाहिए होती है ना प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए। इस तरह से फूड चेन वजूद में आती है, और फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? हमारे प्लांट्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? हम, जो हम प्लांट्स को खा जाते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, अब आगे आ जाएं। ये अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस इज कॉल्ड रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन या रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन तो सांस लेने को कहते हैं, और रिप्रोडक्शन इसका सही ऑप्शन है। अ मैगट हैज़ डैश स्टेजेस इन इट्स लाइफ। ये आपने रिसर्च करनी है। सबने अपने बड़ों से पूछना है, और अगर किसी के पास अवेलेबल है तो वो इंटरनेट से भी देख सकता है, रिसर्च कर सकता है, फिर उसकी वो लाइफ साइकिल भी देखे ताकि उसको और इंटरेस्टिंग लगे। प्लांट्स डू नॉट डैश लाइक एनिमल्स और ह्यूमंस। प्लांट्स के पास क्या नहीं होता? प्लांट्स कैन नॉट डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ग्रो भी वो करते हैं अपने तरीके से, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, वो मूव नहीं करते, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स फिर भी हैं। अलबत्ता ये कि वो मूव नहीं करते। द चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम एन एग टू एन एडल्ट इज कॉल्ड। बॉडी स्ट्रक्चर में एक एग से एडल्ट तक का जो चेंज है उसको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ये था हमारा यूनिट नंबर 3। इंशाल्लाह आपने इसको एंजॉय भी किया होगा और गौर से भी पढ़ा होगा, ताकि इसकी आपको समझ आ सके और आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। क्योंकि देखें, ये आम चीज़ें हैं जो हम आम ज़िंदगी में या आम दिनों में देख रहे होते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि हम यहाँ पे इसको साइंटिफिक टर्म्स से पढ़ते हैं और आम ज़िंदगी में हम इसको सिर्फ वैसे ही देख रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आपने इसको अच्छी तरह बार बार पढ़ना है, समझना है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और वोकैबुलरी बेहतर हो सके, और इसका होमवर्क भी कंप्लीट करना है। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।